बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। बहुजन संवाद में आज 6 बजे के कार्यक्रम में मैं डॉक्टर सुनीलम आपके साथ में चर्चा करूंगा। आज का जो हमारा विषय है, जरांगे पाटिल इस समय एक फिनोमेना के तौर पर महाराष्ट्र में उभरे हैं। आपको मालूम है कि अलग-अलग समय में देश में अलग-अलग आंदोलनों से नेताओं का उभार होता है और इस समय ये जो दौर है महाराष्ट्र का, वो जरांगे पाटिल जो है उनके नाम लिखा गया है। एक ज़माना था जब वहाँ जॉर्ज फर्नांडिस की तूती बोलती थी, एक ज़माना था दत्ता सामंत की तूती बोलती थी। बाला साहब ठाकरे की तूती तो अभी भी बोलती है। अलग-अलग खेमों से लोग उन्हें जो है मानते हैं। फ्रीडम मूवमेंट के दौरान एसएम जोशी की और जो फ्रीडम मूवमेंट जब 1942 का चला था तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के, एसएम जोशी की, एनजी गोरे की जो है तमाम सारे ऐसे नाम थे जिनकी तूती बोला करती थी, जिसमें गांधी और सुभाष चंद्र बोस और बहुत बड़े-बड़े लोग उसके अंदर शामिल थे। हम लोगों ने अभी मधुर दंडवती जी का जन्म शताब्दी कार्यक्रम किया, मधुलिमा जी का जन्म शताब्दी कार्यक्रम किया। 2 ऐसे स्टॉलवर्ड थे जो फ्रीडम मूवमेंट के अंदर रहे। आज हम इस चर्चा को शुरू करें उसके पहले मैं एक तरीके से इस विषय के बारे में कुछ सवालात रखना चाहता हूँ। आज के इस कार्यक्रम का संयोजन रत्ना वोरा जी करेंगी। रत्ना वोरा जी आती हैं गुजरात से और गुजरात के अंदर आप हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट हैं और अंबेडकर कारवां का आप नेतृत्व आप करती हैं। हमारे साथ में सुनील चिटनी से जुड़े हुए हैं, शिवसेना के आप नेता हैं, उनका ट्रेड यूनियन फ्रंट आप संभालते हैं और को-होस्ट के तौर पर हमारे सामने जो है तिवारी जी हैं, आप उन्हें रोज देखते हैं, बहुजन संवाद का संचालन वो नियमित तौर पर करते हैं, बनारस से आते हैं इसलिए उनका विशिष्ट स्थान है, एक तरफ मोदी जी का स्थान है, दूसरी तरफ बहुजन संवाद के अंदर जो है तिवारी जी का स्थान है। आज जो हम लोगों ने चर्चा करने का ये निर्णय लिया, आप सब जानते हैं कि आज हम चाहते तो हम जो है वो राहुल गांधी की यात्रा आज बंगाल पहुंच गई है। बंगाल के अंदर तमाम सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं। आपको मालूम है कि नीतीश को लेके तमाम सारे डेवलपमेंट हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को जब मिला है भारत रत्न, उसके ऊपर तमाम किस्म की टिप्पणियां की गई हैं और बहुत सारे नतीजे नीतीश कुमार को लेकर के लोग निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज हम ना तो यात्रा को लेके बातचीत पर फ़ोकस करेंगे और ना ही हम नीतीश कुमार पे फ़ोकस करेंगे। आज हम फ़ोकस करेंगे महाराष्ट्र के अंदर जो जन सैलाब दिखलाई पड़ रहा है, मराठा आंदोलन का जन सैलाब जो दिखलाई पड़ रहा है। मराठा आंदोलन महाराष्ट्र के अंदर नया नहीं है। एक समय में बहुत लंबी समय की बात नहीं है जब हमने पूरे मुंबई को हमने देखा था, सड़कें खचाखच भरी हुई थी। लोग केवल एक ब्लैक बैंड लगा करके, काली पट्टी लगा करके शांत भाव से आए और शांत भाव से चले गए। हम मराठाओं की ताकत से भली-भांति परिचित हैं। कोई भी राज करता हो लेकिन उसे मराठाओं के राज के तौर पर ही जाना जाता है क्योंकि उनकी बहुत बड़ी ताकत है, सभी पार्टियों के अंदर उसकी ताकत है। लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का जो पूरा बेस है वो मराठाओं की उसके अंदर महत्वपूर्ण भूमिका है। लोग ये मानते हैं कि जो है शरद पवार उसके एक महत्वपूर्ण स्तंभ के तौर पर हैं और इस समय जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स है उसके अंदर शिवसेना के अंदर उद्धव ठाकरे जो है उनका भी एक बड़ा आधार बैकवर्ड्स का बना हुआ है। हमारे सामने जो सवाल है, मुख्य सवाल ये है कि जारंगे जी आंदोलन को किस तरीके से पैट्रोनेज पाने का काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। ऐसा क्यों होता है कि जब वो धमकाते हैं तो कई मिनिस्टर पहुंच जाते हैं और जब वो अनशन करते हैं तो उन्हें जो है जूस पिलाने या पानी पिलाने जो है वहां पर मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम सारे बड़े कैबिनेट के मंत्री वहां पर पहुंच जाते हैं। आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि देश के अंदर जब दूसरे आंदोलन चलते हैं तो उन आंदोलनों को कुचला जाता है, आंदोलनकारियों को जेल में डाला जाता है, जो है गोली चालन किया जाता है। ये सब बातें आप पूरे देश के अंदर लगातार देखते हैं। आपने ये भी देखा है कि जब आंदोलन चला था, जब गुर्जर आरक्षण का आंदोलन चला या जाट आरक्षण का आंदोलन चला तो हरियाणा के अंदर आपने जो दृश्य देखे थे, आपने राजस्थान के अंदर जो दृश्य देखे थे, सरकार के साथ में टकराव के थे। कई बार तो सेना भी बुलानी पड़ गई, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं होता है।
महाराष्ट्र में जो कुछ भी होता है वो बहुत पीसफुली होता है और उसके अंदर सब कुछ बातचीत से सब कुछ निपट जाता है, लेकिन बहुत लंबा चल रहा है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं असल में कि जो पूरा का पूरा जो चुनाव है 2024 का, क्या उसका संबंध इस आंदोलन से है? क्या ये प्रायोजित आंदोलन है कांग्रेस या राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से, या ये प्रायोजित आंदोलन है देवेंद्र फडणवीस का बहुत अच्छा रिश्ता है, उनसे ये प्रायोजित है, या ये सीधे नरेंद्र मोदी को ये चुनौती देने का काम कर रहा है, या नरेंद्र मोदी की मदद करने का काम कर रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जिस तरीके से घबराए हुए हैं, आप समझिए कि एक तरफ राम लहर पूरी चली और दूसरी तरफ यात्रा चली, और आज हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि ये जो दिखलाई पड़ रहे हैं राहुल गांधी, ये डबल है। मतलब वो जो फिल्मों के अंदर जो बंबई वालों में होता है ना, एक डबल रोल के अंदर आता है और एक जो है एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है जो कि उसी चेहरे का होता है, इस तरीके से कहा जाता है। तो मतलब हेमंत विश्व शर्मा को एक मानसिक बीमारी हो गई है। जब आदमी इस बीमारी से पीड़ित होता है तो उसे एक आदमी की जगह दो आदमी दिखलाई पड़ते हैं। तो इतनी घबराहट अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, राम लला के जो है वो प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद 500 साल बाद राम जी लौट के आए, इसके बाद जो उन्होंने पूरा हवा बनाई और एकदम वो स्थापित हो गया कि अगर राम के पहले या राम के बाद कोई है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। वहां पर ना अमित शाह है, ना वहां पर जो है जेपी नड्डा है, ना वहां पर राजनाथ सिंह है, ना वहां पर नितिन गडकरी हैं। तो ये सब जो कुछ चल रहा है उस बीच में इस आंदोलन की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वो हो जाता है। हमारे साथ में सुनील चिटनीस जी का बताया, रत्ना वोरा जी का बताया, तिवारी जी का बताया, सलीम साहब जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और हमारे साथ में विद्या चौहान जी जुड़ी हैं, एनसीपी की स्पोक्स पर्सन भी हैं, उनकी एमएलसी भी हैं, और उनके महिला शाखा की आप अध्यक्ष भी हैं। और हमारे साथ में एक और साथी जुड़े हैं, मैं उनका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, उनको इंट्रोड्यूस करने का काम हम लोग बाद में कर लेंगे। मैं सबसे पहले विद्या चौहान जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस और एनसीपी का आधार है मराठाओं में, और इस आंदोलन से सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई होगा तो वो एनसीपी को होने वाला है। तमाम सारे लोग कहते हैं कि ये तो शरद पवार जी का प्रायोजित आंदोलन है और वो सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए और माहौल जो है पूरे महाराष्ट्र के अंदर अपने पक्ष में करने के लिए, शिंदे के खिलाफ में करने के लिए वो इस आंदोलन को चला रहे हैं। तो वास्तविकता क्या है, जरा ये आप दर्शकों को बताइए, विद्या चौहान जी, और उसके बाद में रत्ना जी से कंटिन्यू करेंगी। जी आती हूँ। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही? हाँ जी, आ गई। जी आ रही है आपके पास। जी देखिए, अगर कहीं कुछ भी हो जाता है महाराष्ट्र में तो बार बार ये कहा जाता है कि ये शरद पवार जी का कराया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मराठा मोर्चा महाराष्ट्र में इतनी बड़ी तादाद में 55 मोर्चा निकल चुके हैं ऑलरेडी, और बाद में थोड़ा सा वातावरण थोड़ा शांत हुआ था, लेकिन मनोज जरांगे पाटिल जब अनशन के लिए बैठे तो पिछले 6-7 महीनों से ये फिर से मराठा आरक्षण का मुद्दा ये हो गया है, फिर से जोर जोर पकड़ने लगा है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस हो चाहे कांग्रेस हो, इसमें मराठा तबके के लोग बड़े पैमाने में है, ये भी सच है। लेकिन बहुजन समाज के बहुत सारे लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस में और कांग्रेस में नेता भी है, और पवार साहब ने काफी नेता ऐसे लिए हैं जिनको बड़ा बनाया है। उसमें हम लोग अगर सुनील तटकरे जी कहेंगे, धनंजय मुंडे कहेंगे, तो ऐसे हर एक जाति के लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस में पवार साहब ने बड़े किए हैं। लेकिन कुछ भी हो जाता है तो ये किया जाता है कि भाई शरद पवार साहब ने ये किया हो। लेकिन जब हम लोग सत्ता में 2013 की ये जब पृथ्वीराज चौहान मुख्यमंत्री थे, तब नारायण कमेटी का नियोजन किया गया था, और उनका जो रिपोर्ट था, मागास वर्गीय आयोग की नियुक्ति भी हुई थी, और उसमें पूरे महाराष्ट्र में सर्वे करके ये आरक्षण जो है ये 16% मराठा समाज को देना चाहिए, ऐसा हुआ था। और ये आरक्षण ये भी किया था, पारित भी किया था।
और 5% मुस्लिमों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, ये भी किया था। और ये दोनों आरक्षण मंजूर हुए थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने एक बड़ा राजनीतिक ये करके उनके ही एक टीम को सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए कहा था, और सुप्रीम कोर्ट में इस आरक्षण को स्टे मिला था, जिसमें ये कहा गया था कि ये 51% की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन करती है, और उसके बाद ये आरक्षण रुक गया था। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मराठा आरक्षण के लिए अभी जो मनोज जरांगे पाटिल बैठे अनशन के लिए बैठे थे, और उनको काफी मराठा समाज की तरफ से बहुत बड़े पैमाने में, यानी 2-4 करोड़ लोग वो महाराष्ट्र से एकजुट करके ला सकते हैं, ऐसा सबको लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि 5 से 10 लाख तक मराठा मोर्चा से लोग मुंबई की तरफ निकले हैं, आ रहे हैं, और आजाद मैदान में उनको अनशन करने का उन्होंने फैसला किया है। मुझे लगता है उन्होंने अनशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 2-3 बार उन्होंने अनशन किया है, काफी उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी, और अभी अगर वो ठीक है तो लड़ना है, तो इनके ये सरकार के खिलाफ लड़ाई करना है, तो मुझे लगता है हेल्थ अच्छी होनी जरूरी है। और मनोज जरांगे अगर कल मुंबई में पहुंचते हैं, यानी आज रात को ही वो पहुंचेंगे, तो मुझे लगता है ये सरकार को हिला के रख देंगे। उन्होंने सरकार का जो होता है वो काम एकदम स्लो होता है, उनको ऐसा लगता है कि कितने लोग आएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन परसों जब जरांगे पाटिल जालना से निकले और पैदल निकले थे, और फिर बाद में वो पुणे जब पहुंचे, तो पुणे में पूरा मराठा समाज के लोग आए हुए थे, और पूरा ट्रैफिक वगैरह जैम हो गया था। उसके बाद कल वो लोनावड़ा में थे, और आज वो नवी मुंबई में आ रहे हैं, तो पूरा मुंबई जो है वो ब्लॉक हो सकता है, जैम हो सकता है। अभी सरकार की आंख खुल गई, और सरकार बार बार ये कह रही है कि हम लोग ये काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अब तक कुछ किया नहीं। और सबसे बड़ा केवल मुद्दा ये है विद्या जी कि ये बता दीजिए, टकराव होगा या समझौता होके वापस लौट जाएंगे, जैसे अभी तक वो बार बार अपना आंदोलन स्थगित करते रहे, इस बार भी स्थगित करेंगे या कुछ टकराव होगा? नहीं शिंदे जी नहीं उनको कुछ सिखा के भेजेंगे सबक? नहीं नहीं, सबक तो सिखाने पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल जैसा भोले भाले सीधे साधे लगते हैं गांव के, लेकिन वो बहुत होशियार है, और उनको एक ही है कि भाई मुझे ओबीसी से ही आरक्षण मिलना चाहिए। 27% जो ओबीसी को मंडल आयोग ने आरक्षण दिया है, उसमें मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पंजाबराव देशमुख जी ने जब भी तभी उसी उसी जमाने में उन्होंने विदर्भ और कई यानी उत्तर महाराष्ट्र में भी कई लोगों को बताया था कि आप अपना मराठा समाज का जो क्या बोलते हैं उसको, रजिस्ट्रेशन है, उसमें आप अपने आप को कुणबी कह के उसको ऐड कर ले, तो फिर आपको ये कुणबी मराठा अगर आपके इसमें रजिस्ट्री में होगा, तो आपको ये आरक्षण मिल सकता है। और विदर्भ में और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ एरिया में जिनकी नोंद हुई है कि कुणबी रजिस्ट्रेशन में हुई है कि आप कुणबी मराठा हो, तो उनको उससे आरक्षण ओबीसी से मिल रहा है। ये प्रश्न ज्यादा मराठवाड़ा में और पश्चिम महाराष्ट्र में ज्यादातर है, जहां लोगों ने अपना कुणबी मराठा की रजिस्ट्री नोंद नहीं की है, तो ये प्रश्न वहां ज्यादा ये हो रहा है। लेकिन इसमें फडणवीस की कुछ ग्रुप के लोग जो है वो उसको हवा देना चाहते हैं कि ये कुणबी मराठा हम लोग नहीं है, हम लोग उच्च कुलीन मराठा है, हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के ये है। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज के यहाँ के लोग जो थे वो सब थे, यानी 18 पगड़ जाति के लोग वहां पर थे, लेकिन इसको अलग हवा देने के लिए कहा जा रहा है। अभी आपने जो पूछा कि एकनाथ शिंदे इसको कुछ, लेकिन एकनाथ शिंदे कितने भी बस आरक्षण लिए बगैर ये लोग यहाँ से नहीं जाएंगे।
मेरे ख्याल से विद्या चवन जी का क्या किया तुमने? हाँ, बाहर से हाँ कॉल जी, आया था बोलिए। इसलिए कट हो गया। हाँ, तो मैं ओके ओके, यही बोलिए कहना विद्या चाहती जी। हूँ कि आरक्षण लिए बगैर मराठा समाज मुंबई नहीं छोड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। और यही जिद पकड़ के मनोज जरांगे वहां बैठे हैं। लेकिन हाईकोर्ट में जो लोग गए थे उनको भी ये कहा गया है कि हम लोग ये इनको मुंबई में आने से नहीं रोक सकते। कायदा सुव्यवस्था का नियोजन करना ये सरकार की जिम्मेदारी है और ये सरकार को निभानी चाहिए। इसलिए एकनाथ शिंदे और ये महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है उनका ये चल रहा है कि वाशी में, न्यू बॉम्बे में ही उनको रोका जाए ताकि मुंबई में ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न न हो। लेकिन ये मराठे जो है ये रुकेंगे नहीं। उनको जब जब रोकने की कोशिश की थी तो उन्होंने समुद्र में, पानी में भी उड़ी, क्या बोलते, जंप किया था और पानी में जान देने का काम भी किया था। कई मराठाओं ने, मराठा आरक्षण मिलना चाहिए इसलिए कई यंगस्टर्स ने अपनी जानें भी दी है। और इसका सीरियसनेस मुझे लगता है सरकार को अभी पता चल गया है कि अगर ये मराठा आएंगे तो इनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। और इसके लिए ओबीसी समाज ने भी ये कह दिया था कि हम लोग भी मुंबई आएंगे। यानी ये एकनाथ शिंदे सरकार में जो फडणवीस बैठे हैं उनका ये है कि भाई ओबीसी वर्सेस मराठा, ऐसा एक नया वॉर शुरू करना और इनको एक दूसरे के खिलाफ लड़ाना। और फडणवीस जिनके भाजपा ने मंडल आयोग को विरोध किया था, वीपी सिंह सरकार को सपोर्ट उन्होंने निकाल लिया था, वही आज कह रहे हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ नहीं और हम लोग ओबीसीओ को आरक्षण देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि भाजपा आरक्षण के खिलाफ है और ओबीसीओ के खिलाफ है। मंडल आयोग के लिए, मंडल आयोग के बाद ही कमंडल उन्होंने निकाला था, जी उनको आरक्षण नहीं देना है। तो ये सब ऐसा है, लेकिन यंगस्टर्स को इतना मालूम नहीं। लेकिन फडणवीस ये बहकाना चाहते हैं कि मैं ओबीसीओ के विरोध में नहीं हूँ, मैं मराठा के विरोध में नहीं हूँ। लेकिन फडणवीस ये चाहते हैं कि ओबीसी का वो समर्थन कर रहे हैं और एकनाथ शिंदे मराठाओं का समर्थन कर रहे हैं। यानी एक गट्ठा मतदान जो है वो फडणवीस को ओबीसी से मिलेगा और एकनाथ शिंदे को मराठाओं से मिलेगा, ऐसा इनका प्लान है। लेकिन मुझे लगता है कि जरांगे काफी होशियार है और ये कुछ ना कुछ आरक्षण लिए बगैर वो नहीं जाएंगे। जी जी विद्या चवन जी, आपने बहुत ही डिटेल में, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर मराठा आंदोलन और मनोज जरांगे पाटिल का जो ये मूवमेंट है उसके बारे में बताया। अब मैं यहाँ पर सुनील चिटनिस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो शिवसेना के नेता हैं, ट्रेड यूनियन फ्रंट को भी चलाते हैं। मैं सुनील चिटनिस जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपनी टिप्पणी दें। सुनील चिटनिस जी। कहूंगा कि शिवसेना के अंदर जाति का कोई मतलब है नहीं। ये शिवसेना का बहुत बहुत अहम मुद्दा है और ये बहुत पुराने सालों से चल रहा है कि हम वैसे भी हम जाति पाति को मानते नहीं, और ये आदरणीय शिवसेना प्रमुख जी का ये खुद का कहना है। लेकिन यहाँ पर जो सवाल पैदा हुआ है, मैं आपके जरिए देश की जनता से पूछना चाहता हूं और खास करके भाजपा इनको पूछना चाहता हूं कि ये आंदोलन को किसने बड़ा किया, इस आंदोलन को किसने सही मायने में शिरकत की है, इस आंदोलन में जो कोई जो साधन बिठाने का काम किया वो किसने किया। ये बात तो बड़ी स्पष्ट है कि यहाँ पर भाजपा के लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर इस आंदोलन को शुरू में हवा दी और हवा देने के बाद ये हुआ है कि अब ये ब्रह्म राक्षस हो गया। और मैं ये पूछना चाहता हूं देश की जनता को कि देश के प्रधानमंत्री क्यों चुपचाप बैठे हुए हैं। इतना बड़ा आंदोलन महाराष्ट्र में हो रहा है, लाखों लोग अपने अनुयायी के साथ यहाँ पर आ रहे हैं, तो देश के पंतप्रधान जी चुप्पी साध कर क्यों बैठे हुए हैं। वो कई बार अभी महाराष्ट्र में बार बार आते हैं, महाराष्ट्र उनका गृह जैसे प्रदेश हो गया है, तो वो क्यों नहीं चाहते कि इसके ऊपर हस्तक्षेप करे। इसका मतलब ये पक्का है कि भाजपा की ये दोहरी नीति है
भाजपा नहीं चाहती ये आंदोलन को कामयाब बने, सिर्फ ये झूठे वादे कर रहे हैं कि हम लोग आंदोलन में शरीक है और आपका समर्थन कर रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर जो कुर्मी लोग रहते हैं उनको कुर्मी कहते हैं, लेकिन उत्तर भारत में कुर्मी कहा जाता है। तो इतने बड़े पैमाने पर कुर्मियों को रजिस्ट्रेशन दिया गया है और इनको ऐसा माना जाता है कि ये कुर्मियों को रजिस्ट्रेशन देने के बाद ये सारे कुर्मी बन गए। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके जरिए देश की जनता को और खास करके हमारे मंडल के साथियों को, क्योंकि मंडल और कमंडल के साथी लड़ाई लड़ने वाले हम लोग हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये अगर इसपे मराठा के लोग घुसते हैं और कहते हैं कि हम ही लोग हैं, तो फिर मंडल आयोग का क्या होगा? मंडल आयोग के जितनी भी जातियां हैं उनका क्या होगा महाराष्ट्र में? तो ये सारे पेचीदे सवाल है और ये पेचीदे सवाल को उलझने का काम जो है भाजपा के लोग करते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं आपके जरिए भाजपा के सारे नेताओं को, क्या आप लोगों ने ये सब खिलवाड़ करके रखा हुआ है? क्या आप नहीं चाहते इसका हल होना चाहिए? अगर इसका हल करना है तो प्रदेश के नेतृत्व को करना चाहिए या केंद्र के नेतृत्व को करना चाहिए? प्रदेश के नेतृत्व का क्या रोल है? मुझे बताइए कि प्रदेश के नेतृत्व जो भाजपा के नेता है, स्वयं जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े नेता समझते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बड़प्पन की बातें करते हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि संविधान के अंदर क्या है? संविधान ने क्या दिया हुआ है? क्या हम लोग डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान भूलने जा रहे हैं? हमारे लिए उस संविधान का कोई अहम नहीं है। तो मैं ये वापस पूछना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता से और पूरे समूचे देश की जनता को कि ये इसमें क्यों प्रधानमंत्री चुपचाप बैठे हुए हैं, क्यों गृह मंत्री चुपचाप बैठे हैं? वो तो हर बार यहाँ पर महाराष्ट्र में आते हैं। तो महाराष्ट्र में किस लिए आते हैं ये लोग? कुछ काम के लिए आते हैं, झगड़ा बिठाने के लिए आते हैं, झगड़ा बढ़ाने के लिए आते हैं? कारण क्या है? मैं वापस कहता हूं कि हमारा इस आंदोलन से समर्थन है शिवसेना का, इस आंदोलन के विरोध में हम लोग है नहीं, लेकिन इन बातों को भी उजागर करना चाहिए कि यहाँ की जनता को गुमराह करने का काम भाजपा ही करते हैं। अगर भाजपा ही ये करते रहेंगे तो इस देश में क्या होगा? अगर इनको समर्थन ही देना है और हर हाल में अगर कुछ हल निकालना है तो फिर प्रदेश का काम से ज्यादा केंद्र का काम है। केंद्र ने उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि केंद्र बहुत पूरी तरह फंसे हुए हैं, क्योंकि हर जगह आंदोलन होगा फिर, क्योंकि अभी पहले तो मंडल और कमंडल के बीच में होने के बाद जो अपने आप को मंडल के नसिया कहते हैं ये केंद्र के नेता, उनका क्या होगा? आप देखो खुलेआम हमारा कहते हैं प्रदेश के नेता कि हम उनको समर्थन कर रहे हैं, पूरे समर्थन में हम बैठे हुए हैं। तो समर्थन में बैठे हुए हैं तो कल यहाँ के उप मुख्यमंत्री जो फडणवीस साहब है, उन्होंने खुलेआम हमला क्यों किया? क्यों कहा कि यहाँ पर अभी जिस तरीके से लोग आ रहे हैं वो अभी कायदा और सुव्यवस्था बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। मतलब अभी तक बिगाड़ते नहीं थे, अभी तक ये लोग अभी जब आ रहे लाखों लोगों की लगे तो आप डर गए, आप भयभीत हो गए कि क्या होगा इस आंदोलन का। वापस पूछना चाहता हूं कि इस आंदोलन को जिस तरीके से हवा देने का काम उन्होंने किया, तो उस वक्त उनके दिमाग पे, उनके जहन में ये चीज नहीं थी कि ये बात वापस बढ़ेंगे, वह बढ़कर बहुत बड़ी बनेगी। क्यों नहीं किया उन्होंने? आज सुबह उन्होंने कुछ गुफ्तगू की है, तो गुफ्तगू करने के बाद क्यों नहीं करते? और जो प्रधानमंत्री के साथ तो हर दिन मुख्यमंत्री बैठते हैं, फडणवीस जी बैठते हैं, तो इनको मालूम नहीं था ये बहुत बड़ा हमला हो जाएगा इसके ऊपर, तो क्यों चुपचाप बैठे? और ये मुख्यमंत्री जो है, ये मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? क्या चाहते हैं उनको? वो कहते हैं मैं खुद मराठा हूं, खुद मराठा हो तो मराठाओं के लिए कुछ करने की कोशिश करो, इस आंदोलन में शिरकत करो, इस आंदोलन में समर्थन तो करते हो, लेकिन भाजपा जैसी दुहेरी नीति नहीं चलनी चाहिए। भाजपा के घर में गांव में जिस तरीके से भाजपा चाहती है ऐसा नहीं होगा। तो आपको सही मायने में
अगर जनता के बीच में सचमुच ही कुछ करना हो तो इस सवाल का हल जो है वो प्रदेश के साथ नहीं है, वो केंद्र के साथ है। और केंद्र को पीछे आना चाहिए और केंद्र को कहना चाहिए कि हम इस तरीके से इस सवाल को हल कर देंगे और सारी बातें हम खत्म कर देंगे। तो वापस कहना चाहूंगा कि ये जो जिस तरीके से जो झूठ, सफेद झूठ का काम भाजपाई वाले कर रहे हैं, उनको इस काम को नहीं करना चाहिए। और प्रदेश की जनता के सामने ये एक नया अध्याय रखना चाहिए। भाई हम सचमुच आपको देना चाहते हैं और इसके लिए हम पंतप्रधान जी को उनको कर देंगे, पंतप्रधान जी के साथ बात करेंगे और पंतप्रधान जी अगर इस पे कुछ हल कर देंगे तो बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। और बहुत बुनियादी सवाल पैदा हो जाएगा कि अभी तक यहाँ पर जितने दिए आरक्षण दिया हुआ है, किस आरक्षण को आप खत्म करवाओगे? और उससे ऊपर सर्वोपरि बात यह है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उस संविधान को आप मिटाने का काम करोगे? क्या करना चाहते हो आप? इन सारी बातों से समस्याएं निर्माण होती है, इस समस्याओं का हल नहीं होता। अगर ये समस्याएं भाजपा ने जब खड़ी कर दी है तो उनका हल उन्हीं को करना चाहिए, ये मैं बड़े लापे के साथ कहना चाहता हूं। और अजित पवार गुट जी के लोग जो जिस तरीके से कह रहे हैं, जिस तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ जनता सड़क पर आई हुई है और जिस तरीके से सड़क पर आई हुई है तो उनको कोई ना कोई बनना, ये उनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, ऐसा मैं मानता हूँ। जी सुनिए चिटनिस जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको डिटेल में बताया और साथ ही आपने ये भी कहा कि ये केंद्र का प्रश्न है और केंद्र को इसमें कुछ अपनी बात रखनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर अब क्यों चुप है। तो इसके साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने पैनलिस्ट साथियों को जरा बताना चाहती हूँ कि पहले भी आरक्षण दिया गया था, मराठा आरक्षण 16% और 5% जो मुस्लिम आरक्षण दिया गया था। तो उस समय पर यह कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कैप लगा दी थी कि 50% से ऊपर हम नहीं जा सकते हैं, परंतु अब ये जो 50% की कैप है वो भी हट चुकी है और ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के साथ ये 50% की कैप हट चुकी है। तो अब हम इस मुद्दे को किस तरह से देखेंगे? मेरे साथ ही पैनल में साथी बैठे हुए डॉक्टर सलीम खान जी। डॉक्टर सलीम खान वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि आप आए और यहाँ पर कुछ प्रकाश डालिए कि अब इस आरक्षण को किस तरीके से केंद्र सरकार देख सकती है, किस तरीके से इसकी समस्या को हल कर सकती है। जी रत्ना जी, हम चाहेंगे कि सलीम साहब से पहले हमारे साथ इस आंदोलन के ये बदमुर कड़ी है आकिब साहब अगर विस्तार से रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद सलीम साहब की टिप्पणी लेते हैं। आकिब साहब। आकिफ दफेदार जी का मैं थोड़ा सा विस्तार से इनका इंट्रोडक्शन करा दूं। ये एक्स वाइस प्रेसिडेंट है एमएच सबूत सिद्दीकी इंजीनियरिंग कॉलेज के, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, और बहुत बड़े अच्छे एक्टिविस्ट भी है। तो हम आकिफ दफेदार जी से बोलेंगे कि आप अपनी बात को स्पष्ट कीजिए यहाँ पर। जी आकिफ जी, अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लीजिए। जी आ रही आवाज? हाँ जी आ रही है। जी तो कल हमारा 26 जनवरी है और प्रजासत्ताक रिपब्लिकन डे है। उसकी मैं सभी पैनलिस्ट को और जो भी देखने और सुनने वाले हैं सबको बहुत ही हार्दिक बधाई देता हूं एडवांस में। और दूसरी बात यह है कि प्रजासत्ताक यानी कि रिपब्लिकन डे, यानी जो हमारा संविधान है जिसको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, उसको प्रैक्टिकली हमने जो है वो अमल में लाया था, प्रैक्टिस में लाया था। तो वो कल का दिन 26 जनवरी है। तो इसी 26 जनवरी यानी कि हमारा जो रिपब्लिक डे है, तो संविधान जब अमल में आया तो संविधान के आर्टिकल 340 में एससी कम्युनिटीज के लिए और उसके बाद में ओबीसीज के लिए, फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी जो कम्युनिटी थी एससी, उसके बाद में यानी पहले बाबा साहब ने ओबीसीज को आरक्षण दिया है, बाद में एससी समाज को दिया है। अब आज की तारीख में जो सबसे महत्व का मुद्दा है कि आज जो मराठा आरक्षण का मोर्चा या आंदोलन पूरे महाराष्ट्र से मुंबई की तरफ आ रहा है, जिसमें लाखों लोग हैं।
तो ये सवाल बहुत ही वाजिबी हो जाता है कि क्या ये इस आंदोलन, मराठा आरक्षण का आंदोलन, क्या ये प्रायोजित है जैसे अभी मैडम ने कहा, या फिर ये भी कि क्या ये बीजेपी के खिलाफ है 2024 के? ये भी सवाल कहीं ना कहीं उठता है, क्योंकि जब भी चुनाव से पहले कुछ आंदोलन होते हैं तो इस तरह के सवाल पैदा होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो आंदोलन पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए होता है वो पॉलिटिकल आंदोलन होता है, और जो सामाजिक संगठन के जरिए आंदोलन होता है वो पॉलिटिकल नहीं होता। ये अलग बात है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लीडर्स इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट करते रहते हैं अपने अपने हितों के हिसाब से। अब बात आती है कि क्या मनोज जरांगे पाटिल का आंदोलन ये प्रायोजित है, तो मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि इस तरह की कोई भी बात नहीं है। इस तरह की बात पैदा करने वाले लोग दरअसल इस महाराष्ट्र में जो मराठा आरक्षण का आंदोलन है और मनोज जरांगे पाटिल साहब है, उनको बदनाम करने का षड्यंत्र है। ये प्रायोजित आंदोलन नहीं है, क्योंकि पिछले 1995 से लेकर आज 2024 चल रहा है, यानी करीब करीब जो है इसको 35 साल हो रहे हैं, 30 साल हो रहे हैं, ये उस वक्त से आंदोलन चल रहा है। इसके पहले भी 2017 में बहुत बड़ा मोर्चा निकला था मुंबई के अंदर, लाखों लोग आए हुए थे, सभी को पता है। बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ये आंदोलन चला। लेकिन सरकार अगर चाहे तो आरक्षण दे सकती है, और सरकार अगर नहीं चाहती है तो सरकार के पास हजार बहाने हैं। सरकार देना चाहे तो भी उसके पास बहाने हैं, और अगर सरकार नहीं देना चाहे तो भी उसके पास ढेर सारे बहाने हैं। देखिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए छुटपुट तरीके से कहीं कहीं इसकी मांग होती थी, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने इसको एक झटके में पार्लियामेंट में बिल लाकर मंजूर कर दिया। महाराष्ट्र का जो मराठा आरक्षण का आंदोलन है, ये करीब करीब जो है वो 30 साल से चल रहा है, और ऐसा नहीं है कि आज पहली बार हो रहा है या बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है। 2017 में भी हुआ था, उसके पहले भी हुआ था। करीब करीब जो है वो 56 मोर्चे पूरे महाराष्ट्र में आयोजित किए गए थे। वो छोटे नहीं थे, उसमें भी लाखों लोग थे। लेकिन कोई भी सरकार ईमानदारी के साथ मराठा आरक्षण को देना नहीं चाहती, ये बात समझिए आप। दूसरी बात, अब 2024 में इलेक्शन है, पार्लियामेंट का इलेक्शन है, तो क्या मनोज जरांगे पाटिल, जैसे आपने पूछा कि क्या इनके पीछे शरद पवार है या राष्ट्रवादी कांग्रेस है या कोई और पार्टी है, तो ये इस तरह का सोचना या इस तरह की बात करना, मैं समझता हूं इस आंदोलन को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है, ऐसा कुछ नहीं। अब देखिए, जब मराठा आरक्षण का आंदोलन बहुत ही तेज होने लगता है, डिमांड बहुत बढ़ जाती है, लाखों लोग जो है इस पे जुड़ने लगते हैं, तो ओबीसी के आरक्षण की बात या ओबीसी में से आरक्षण नहीं होना चाहिए, इसलिए अलग अलग ओबीसी ऑर्गेनाइजेशंस पूरे महाराष्ट्र में इकट्ठा होना शुरू होते हैं, और छगन भुजबल जी जो है उसका नेतृत्व करने लगते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि छगन भुजबल जी और पूरे ओबीसी की जो अलग अलग संगठन है वो बीजेपी के प्रायोजित आंदोलन है। वो भी तो बीजेपी का प्रायोजित आंदोलन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? अगर मराठा आरक्षण अपने लिए, मराठा समाज अपने लिए आरक्षण मांग रहा है, तो उसके काउंटर करने के लिए आपने बीजेपी के सभी संगठन को खड़ा कर दिया, और पूरे महाराष्ट्र में एक के बाद एक बहुत ही बड़ी रैलीज या बहुत बड़ी अधिवेशन उनके भी हो रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ओबीसी के जितने संगठन है वो भी जो है वो बीजेपी के प्रायोजित है। वो तो खुला लग भी रहा है, वो तो सवाल भी पूछना चाहिए। देखिए, एक तरफ ये है कि निजाम कालीन में जो मराठवाड़ा के जो मराठा समाज थे, वो बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने कुणबी नोंद किया था, लेकिन मराठा समाज का जो कोकण है या बाकी के बहुत सारे हिस्सों में जो है वो मराठा समाज ने, जो शानो कुड़ी कहते हैं, जो अपने आप को उच्च वर्णीय समझते हैं, और कुणबी ये भी मराठा है, लेकिन ये कुणबी जो है उनसे निम्न है या उनसे लोअर कास्ट है, ऐसा माना जाता है।
इसीलिए अभी चिपलून में जो है वो कोकण में एक मराठा आंदोलन रैली भी हुई। उस रैली में उन्होंने कहा कि हमको मराठा के नाम से आरक्षण चाहिए, न कि कुणबी के नाम से। उनको जो चिपलून में अभी मराठा समाज ने ही एक बड़ा रैली की थी, उन्होंने कहा कि हमको मराठा के नाम से चाहिए, कुणबी के नाम से नहीं चाहिए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि मनोज जरांगे पाटिल ये कहते हैं कि महाराष्ट्र के सभी मराठा को कुणबी मानकर हमको आरक्षण दीजिए, यानी पूरे महाराष्ट्र के मराठा को कुणबी मानिए। और चिपलून में कोकण में जो बड़ा रैली हुई, बड़ा अधिवेशन हुआ, वहां पर यह कहा गया कि हम कुणबी नहीं है, हम मराठा हैं और हमको मराठा के ही नाम से चाहिए, वो कुणबी के नाम से नहीं चाहिए। तो ये भी कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा सा समझ में आता है। ये भी कहीं ना कहीं जो है ये जिसको हम कहते हैं कि कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट है या कुछ ऐसा जो है गड़बड़ हो रही है कि क्या हो रहा है। तो तीसरी बात, आने वाले इलेक्शन में क्या ये आंदोलन बीजेपी के अगेंस्ट में जाएगा? मुझे ऐसा लगता है कि इस आरक्षण के आंदोलन को सिर्फ आरक्षण के आंदोलन से देखना चाहिए, क्योंकि मराठा समाज जो सबसे ज्यादा बीजेपी में भी है, मराठा समाज ये शिवसेना में भी है, उद्धव ठाकरे साहब के साथ में भी है, और मुख्यमंत्री तो खुद ही एकनाथ शिंदे मराठा है, उनके साथ भी है। मराठा समाज राष्ट्रवादी के साथ में भी है, राष्ट्रवादी में शरद पवार जी के साथ में भी है और अजीत दादा के साथ में भी है। मराठा समाज जो शेतकरी संगठन है उनके साथ में भी है। तो मराठा समाज किसी एक पार्टी में नहीं है। मराठा समाज महाराष्ट्र का किसी एक पार्टी में नहीं है, या आप ये भी नहीं कह सकते कि 50% एक पार्टी में है। मैं ऐसा मानता हूं कि 50% मराठा समाज किसी एक पार्टी में नहीं है। जैसा जैन कम्युनिटी के लिए आप बोल सकते हो कि 99% जैन कम्युनिटी ये बीजेपी में है, या ब्राह्मण्स की अगर बात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि 99% जो ब्राह्मण्स है वो बीजेपी को वोट देते हैं। मराठा समाज का तो ऐसा नहीं है। मराठा समाज के लिए तो बहुत ज्यादा जो है वो सभी पार्टीज के अंदर है। तो अब सवाल ये है कि क्या मनोज जरांगे पाटिल ने जो आंदोलन खड़ा किया है, देखिए मनोज जरांगे पाटिल ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से या किसी नेता के या किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, वो सामाजिक कार्यकर्ता है। और इसीलिए जो है वो पूरे महाराष्ट्र के लाखों लोगों ने, मराठा समाज के लोगों ने उस आंदोलन को सहमति दी है, साथ दिया है, समर्थन दिया है, पाठिंबा दिया है और जुड़े हैं। और डेमोक्रेसी में ये सबको राइट है कि वो अपनी डिमांड संवैधानिक मार्ग से रख सकते हैं। और मनोज जरांगे पाटिल का आंदोलन ये 100% संवैधानिक है जी, संवैधानिक है, संवैधानिक मार्ग से है। कहीं कोई हिंसा नहीं हुई, कहीं कोई ऐसे भाषणबाजी नहीं हुई, कोई रैली के अंदर ऐसी घोषणाएं उठ पटांग नहीं हुई जो किसी दूसरे जाति या दूसरे धर्म को आहत करने वाली हो, उनकी भावनाओं को दुखाने वाली हो। कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। तो अब तक जितने भी मोर्चे हुए और अब जो मोर्चा मनोज जरांगे पाटिल साहब के नेतृत्व में चल रहा है, ये 100% पीसफुल है, शांति से चल रहा है जी। महाराष्ट्र की सरकार इतना परेशान क्यों है? अगर महाराष्ट्र की बीजेपी की सरकार, ये तो बीजेपी की सरकार है, ये शिंदे की या अजीत पवार जो दोनों, एक मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री, इनकी नहीं है, ये बीजेपी की सरकार है। और ये दोनों भी कौन, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री साहब और अजीत पवार साहब, ये दोनों जो है उनके नीचे है। सारे आदेश दिल्ली से आते हैं। इनकी जबान उस वक्त खुलती है जब दिल्ली से आदेश आते हैं। जैसे अभी हमारे पहले साथी ने कहा कि जब मोदी जी यहाँ बार बार आते हैं तो क्यों नहीं बोलते इतने बड़े आंदोलन पर। तो बात समझ में आती है कि केंद्र की बीजेपी सरकार की पॉलिसी है कि इस देश से जितने भी आरक्षण है वो सबके सब समाप्त किए जाएं। सारे आरक्षण को समाप्त करने के लिए ही जिस तरह से ये प्राइवेटाइजेशन, सरकार की कंपनी, सरकार की मालमत्ता, सरकार की कंपनीज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, अदानी विदानी को जो बेचा जा रहा है, कहां बचेगा आरक्षण? ये गंभीर मुद्दा है। तो बीजेपी की सरकार की अपनी पॉलिसी है कि इस देश से जितने भी आरक्षण है, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, ये सारे के सारे आरक्षण खत्म किए जाए। ये बीजेपी की अपनी पॉलिसी है।
जी आकिब आरएसएस जी की पॉलिसी है जी और जी उसीलिए जो आकिब है जी ये महाराष्ट्र के मराठा को आरक्षण देना नहीं चाहते। वो जी घोषणा कर देंगे शायद आज या कल, लेकिन जैसे ही घोषणा करेंगे 1 हफ्ते के अंदर इसको चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट में जी और आकिब फिर जी लटक जाएगा मामला अगले इलेक्शन तक। जी तो मैं ये मानता हूं कि संवैधानिक मार्ग से जो भी आंदोलन कर रहे हैं उनका समर्थन करना चाहिए। मराठा समाज को पूरा अधिकार है संवैधानिक मार्ग से आंदोलन करने का, और मैं इस आंदोलन का एक छोटा सा सिपाही होने के नाते महाराष्ट्र के मराठा आरक्षण आंदोलन का 100% समर्थन करता हूं। मैं जी मुस्लिम हूं, आकिब जी मैं आकिब जी मुस्लिम हम आपको ओबीसी हूं, दोबारा मैं फिर हाँ भी जी इस आंदोलन का पूरी तरह से समर्थन करता हूं, क्योंकि ये संवैधानिक मार्ग से चलने वाला आंदोलन है, जी असंवैधानिक नहीं है। और अगर हाँ जी ये आंदोलन कल बीजेपी के खिलाफ जाता है तो मैं समझता हूं कि ये सिर्फ बीजेपी के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र हित में है। हम तो प्रार्थना करेंगे, इच्छा करेंगे कि हाँ ऐसा ही हो जाए। जो देश में जिस तरह से सारी जो व्यवस्था है, शासन है, प्रशासन है, न्याय व्यवस्था है, जो अलग अलग जांच एजेंसी है, जिनका खिलवाड़ बना के रखा है बीजेपी सरकार ने, ऐसी सरकार जो है अगर चली जाती है तो ये देश का सौभाग्य होगा। थैंक यू वेरी मच। जी जी आकिब जी आपने बहुत ही विस्तार से बहुत डिटेल में बताया कि किस तरीके से इसमें सरकार का या सरकार का ना होने का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हाथ है या नहीं है, उसके बारे में आपने बताया है। तो अब मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपने जैसे बताया कि इनको आरक्षण दे दिया जाएगा, उसके बाद तुरंत हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट में मैटर चला जाएगा। पर इससे पहले जैसे मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो 50% की कैप थी वो तो अब हट चुकी है। ईडब्ल्यूएस के आरक्षण देने के बाद 10% जो आरक्षण दिया, तो अब ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। सुप्रीम कोर्ट उसके दूसरी नजर से कैसे देखती है वो आगे की बात है। पर अब यहाँ पे पेच क्या लगा है? पेच ये लगा है कि एक तरफ तो ये मराठा कहते हैं कि हमें ओबीसी में लिया जाए, कुर्मी कहते हैं, और दूसरी तरफ जो ऑलरेडी ओबीसी के लोग हैं 27%, वो कहते हैं कि इनको अंदर नहीं लाना जा सकता और क्योंकि ये हमारा आरक्षण खा जाएंगे। अब ऐसे सिचुएशन में जो पेश लगा है उसके बारे में मैं समझती हूँ डॉक्टर सलीम खान जी जो वरिष्ठ पत्रकार है वो अपना विचार रखें। प्लीज डॉक्टर सलीम खान जी बताइए। शुक्रिया। असल में इसका वो पहलू तो है ही है कि ओबीसी मराठा में देखिए कुछ लोग तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसकी वजह से ये बात लोग सोचते हैं कि भाई आखिर इनको क्या जरूरत है रिजर्वेशन की। लेकिन ये बात सही है कि आम मराठा या जो कुंभी खेती किसानी करने वाला मराठा है वो उस तरह से खुशहाल नहीं है, इसलिए कि जैसा कि भारत में है कि सत्ता और दूसरी संसाधन जो है कुछ लोगों के हाथ में है। तो मराठा समाज के कुछ लोगों के हाथ में बहुत सारा संसाधन है, लेकिन आम मराठा ये महसूस करता है कि वो उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए और उसको नौकरी के लिए और रोजगार के लिए रिजर्वेशन की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि ये जो कंट्रोवर्सी बीच में पैदा हुई है कि ओबीसी में हो या ओबीसी में ना हो, कुंभी में हो, ये कोई अहम चीज नहीं है। असल चीज ये है कि उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए अगर वो उसके हकदार है। यहाँ मसला ये है बीजेपी के साथ कि बीजेपी ने बड़ी मुश्किल से अपने साथ जो है वो ओबीसी समाज को लिया और अब वो ये चाहती है कि मणिपुर जैसी सिचुएशन यहाँ भी पैदा हो, वहां पर कुकी और मैतेई के बीच में लड़ाई करा दी। महाराष्ट्र में जो दो बड़ा समाज है, पावरफुल समाज है पॉलिटिकली भी, वो ओबीसी है और मराठा है। तो बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि छगन भुजबल साहब के जरिए से ओबीसी को मैदान में लाया जाए। हालांकि मनोज जरांगे पाटिल ने पिछली मर्तबा जो अपनी आंदोलन किया था तो उस वक्त उन्होंने साफ कहा था, उनका इंटरव्यू छपा था कि भाई मैं अपने ओबीसी भाइयों से कहना चाहता हूं कि वो इस मामले में कन्फ्रंटेशन न करें, इसलिए कि लोग हमको आपस में लड़ा के जो है वो हमारी झगड़े का फायदा उठाना चाहते हैं। मराठी में उन्होंने कहा था कि वो जो है उसकी मलाई खाना चाहते हैं, तो उनको इस बात का मौका न दिया जाए। और उसका इशारा जो भी सत्ताधारी पक्ष है उसकी तरफ जाता है, फिलहाल वो बीजेपी और उसके चट्टे पट्टे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसा आकिब साहब बता रहे थे
ये एक सामाजिक आंदोलन है, लेकिन सामाजिक आंदोलन में लोग ये जरूर देखते हैं कि हम जो हक मांग रहे हैं वो हमको देने से कौन रोक रहा है, कौन वंचित कर रहा है, और हमको जो है वो किसको सबक सिखाना चाहिए। ये एक नेचुरल फीलिंग है। इत्तेफाक से आजकल केंद्र में जो सरकार है वही जो है वो राज्य में भी सरकार है, यानी महाराष्ट्र में डबल इंजन सरकार। तो पहले जब एमवीए सरकार थी तो लोगों को ये गलतफहमी हो सकती थी कि भाई केंद्र तो हमको देना चाहता है लेकिन राज्य सरकार रुकावट पैदा कर रही है, लेकिन अब वो गलतफहमी नहीं। तो इस बात का इम्कान तो कम है कि वो जो है वो आएंगे और अपने आंदोलन से रिजर्वेशन लेके जाएंगे, इसलिए कि उसमें कानूनी अड़चन है। और जैसा कि अभी बताया गया कि पहले भी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको रोक दिया था और इस बार भी ये लोग अपने किसी न किसी उससे रोक देंगे। लेकिन मराठों को नाराज करने का रिस्क कोई भी पार्टी नहीं ले सकती, स्पेशली इलेक्शन के पहले तो हरगिज नहीं ले सकती। तो इसलिए उनको किसी न किसी तरह से समझा मना के भेजने की कोशिश की जाएगी। अगर ये इसमें कामयाब हो जाते हैं और फिर उनसे जैसा कि पहले धोखा होता रहा, इस बार भी धोखा होता है, तो लोगों का गुस्सा ये जो सत्ताधारी पक्ष है राज्य में और केंद्र में जो उसके लोग बैठे हैं, उन दोनों के खिलाफ निकलेगा। और मैं ऐसा समझता हूं कि इससे जो है वो बीजेपी और एनडीए का नुकसान होगा। सुनीलम साहब जो बार बार ये सवाल कर रहे थे, अभी तो मानने को तैयारी नहीं है डॉक्टर सलीम, अभी तो मानने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने तो कहा है कि हम मुंबई के शिवाजी स्टेडियम में आमरण अनशन करेंगे, तो अब तो मानना ही पड़ेगा। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूं कि देखिए, अगर कोई लीगल प्रॉब्लम है तो वो तो हर आदमी जो एजिटेशन चलाता है वो ये कहता है कि मैं जो है वो लिए बगैर। किसान आंदोलन का फायदा ये था कि उनको एक कानून खत्म कराना था, तो ठीक है सरकार ने कह दिया कि अब वो कानून खत्म हो गया। या ये कि ड्राइवर्स का जो है वो एक कानून जो लगा था उसको खत्म कराना था। तो कोई चीज को खत्म कराने पे सरकार आसानी से राजी होती है, लेकिन अगर कोई चीज देना हो तो फिर वो सरकार 1000 बार सोचती है। जैसे एमएसपी देने का मामला था तो एमएसपी आज तक किसानों को मिला नहीं। तो ये जो रिजर्वेशन देने का मामला है, इसमें जो है वो सरकार जब तक कि केंद्र सरकार कोई संशोधन करके ये लिमिट को बढ़ाती नहीं है तब तक कि राज्य सरकार कुछ कर नहीं सकती और केंद्र सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। तो किसी न किसी तरह से मेरा ख्याल है कि उनको समझा मना के वापस भेजा जाएगा। लेकिन जब वो वापस जाएंगे खाली हाथ तो वो और उनके जो अनुयायी है उनके अंदर ये बात होगी कि हमारे साथ फिर से धोखा हुआ। जिस मकसद के लिए, जिस उद्देश्य के लिए हमने ये आंदोलन चलाया था उसमें हमको कामयाबी नहीं हुई। और जिन लोगों ने इसमें रुकावट पैदा की या जो हमको दे सकते थे और नहीं दिया, तो हमको उनको सबक सिखाना चाहिए। तो इसका ये पॉलिटिकल रिपरकशन मेरा ख्याल है 2024 में दोनों चुनाव होने वाले हैं। हमारे केंद्र सरकार का जो लोकसभा का चुनाव है वो भी होगा और उसके बाद जो है वो राज्य का चुनाव जो है वो भी होगा, विधानसभा का। तो इसमें दोनों पे इसका जो है वो इसकी खमियाजा इन लोगों को जो सत्ताधारी हैं उनको चुकाना पड़ेगा। जी सलीम जी, जिस तरीके से सलीम जी ने बताया, डॉक्टर सलीम ने बहुत ही विस्तार से बताया है। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं ज्ञानेश वाकुडकर जो लोक जागरण अभियान में चलाते हैं, मैं यहाँ पे आमंत्रित करना चाहती हूँ कि आप आइए ज्ञानेश्वर जी और अपनी टिप्पणी दीजिए। जी ज्ञानेश वाकुडकर, नमस्कार। नमस्ते सभी को। मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया मैंने, लेकिन चर्चा सुनी। इसमें एक बात मैं बताना चाहता हूँ सबके प्रति सम्मान रखते हुए और सब ये आरक्षण के आंदोलन के लिए भी, क्योंकि आरक्षण के आंदोलन का तो पहले मराठा समाज ने विरोध ही किया, ये मुझे मालूम है, ठीक है। और पहले मतलब जब मंडल आयोग के लिए मैंने शिवसेना छोड़ी, शिवसेना का जिला प्रमुख था मैं, सुनील तो ये जो सुनील शास्त्री हमारे अभी नहीं है यहाँ, या तो डॉक्टर सुनीलम जी को तो मालूम है। मेन बात कैसी है कि मराठा समाज खुद को आरक्षण मांगता है तो ठीक है, मांगने का हर एक को अधिकार है। ब्राह्मण समाज भी मांग सकता है, उन्होंने भी मांगना चाहिए। आरक्षण देने के लिए जो मंडल ओबीसी से आरक्षण देने के लिए जो कसौटियां है,
तो उसमें मराठा समाज कहाँ उतरता है, तो उसमें जरा मुश्किल है, नहीं तो उन्होंने मराठा समाज के नाम से मांगा होता ना। पहले ही इन्होंने जो मोर्चे वगैरह, शांति मोर्चे, मूक मोर्चे जो निकाले, उसमें थोड़ी सी होशियारी कैसी की, लोगों को समझाया कि नहीं हमें ओबीसी से नहीं चाहिए, हमें ओबीसी से नहीं चाहिए, हम अलग से आरक्षण चाहते हैं। तो इसलिए ओबीसी समाज ने भी इनका समर्थन किया, कुणबी समाज ने बड़े पैमाने पे समर्थन किया। अब बात ऐसी है कि हमारे कुणबी समाज के लोगों को तो बाकी कुछ जोश में आ जाते हैं, कुछ भी कर देते हैं, हम भी मराठा करके नाचने लग गए थे। हमने बोला था कि भाई मराठा आरक्षण को विरोध नहीं है, देना है उनको तो दे दो, अगर कसौटी पे खरे उतरते हैं तो दे दो, लेकिन वंचित समाज के लिए किसी को भी आरक्षण देने में हमारा विरोध होने का सवाल ही नहीं आता है। मगर वंचित कौन है, इसी कोई व्याख्या भी है ना। और वो अभी क्या हो गया कि पहले मोर्चे जो निकले थे बड़े शांति से निकले थे, बड़े प्यार से निकले थे, ओबीसी की इधर जो विदर्भ में जो कुणबी समाज है वो भी उनके मोर्चे में आ गया, और फिर संख्या बढ़ाई, माहौल बनाया। अब इनके हमारे कुणबी समाज के या ओबीसी के लोगों के आंख पे वही बात आ गई, पलट गया मामला। अब ये लोग क्या बोलते हैं, जरांगे वगैरह जो है, मैं तो नाम लेना नहीं चाहता हूँ, मगर अब लेना पड़ेगा क्योंकि बार बार ये जो करते हैं, कितनी गालियां देते हैं भुजबल को, क्या उनकी क्या औकात है। उस हिसाब से अगर सोचे कि ठीक है ये लोग इकट्ठा हो गए, इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि आप जो मानेंगे वो सही बात है, कुछ भी बात करेंगे। तो कई बार ऐसे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसमें क्या बड़ी बात है। तो ये जो ठीक है, मैं इसका मतलब ये नहीं, आप अगर हमारे नेताओं को बेइज्जती के साथ बात करेंगे तो लोगों को भी बेइज्जती आपकी करने का अधिकार है ना। हमारे यहाँ जो गुड़ी बातें करने का, जहाँ अभी खान साहब ने तो बहुत अच्छा बोला, उसके पहले जो पत्रकार महोदय ने बोला था वो तो बहुत मुझे समझ में ही नहीं आता कि अब छोड़िए, उस पर कोई डिबेट करने का वो विषय नहीं है। सबसे बड़ी बात है कुणबी समाज में आपको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, सीधी सी बात है। जिनका अगर सर्टिफिकेट से, अभी क्या बोल रहे हैं कि भाई करोड़ों लाखों में है संख्या, अरे लाखों में 8 दिन में कहां से मिलता है। एक सर्टिफिकेट हमारा 7/12 का उतारा निकालना है जो हमारी प्रॉपर्टी है, उसके लिए ये सरकार के अधिकारी, ये सरकार के कर्मचारी 7-7, 8-8 दिन लगा देते हैं। जमीन का अगर वो ये क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसफर करना है एक दूसरे के नाम से, तो उसके लिए कितने दिन लगाते हैं, और लाखों में उतारे निकलते, लाखों में सर्टिफिकेट निकलते। किसकी चाल है ये सब चालबाजी है। अभी एक साहब बोल रहे थे कि कोई स्पॉन्सर्ड है नहीं, अरे भैया स्पॉन्सर्ड नहीं है, गरीब अगर आप लोग हो तो सीधी बात 100 जेसीबी, 500 जेसीबी, हेलीकॉप्टर से पुष्पवृष्टि, गरीब समाज का कहाँ लक्षण है ये गरीब समाज का लक्षण है। यहाँ असली मराठा गरीब अगर होगा तो उसको 10% में है ना आरक्षण, वो तो ज्यादा मिलता है आप लोग। मगर एक सबसे बड़ी सच्चाई ये है, जो बहुत खतरनाक है कि मराठा समाज, कोकण की बात अभी निकली थी कि कुणबी समाज को क्या बोलता है, किस नजर से देखता है, उनको पानी पीने का अधिकार नहीं, उनको जाने के लिए रास्ते नहीं, उनको पानी को हाथ नहीं लगाने देता, कुएं को हाथ नहीं लगाने देता। ये सच्चाई है, देखिए जरा जाके। और अभी भी ये मराठा ही बोलेंगे आरक्षण कुणबी के नाम से। देख ये कहाँ का न्याय है, अभी गुड़ी बातें करने के चक्कर में जो हम लोग क्या करते हैं कि समय आंदोलन का भी बंटाधार कर देते हैं। जैसे अभी एक साहब ने बोला कि बाबा साहब अम्बेडकर ने इस घटना में, संविधान में आरक्षण की बहुत अच्छी प्रोविजन की, इसलिए इस देश की घटना में एक अलग जान आ गई। ये सच है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर बार बार ये कहा जाता है कि सबसे पहले ओबीसी को आरक्षण दिया। बाबा साहब ने ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया, बाबा साहब ने इतनी प्रोविजन करके रखी है कि भाई ओबीसी को भी आरक्षण देना चाहिए, लेकिन उसके लिए आयोग बनाया जाए, वो जातियों का जरा समूहों का देखा जाए कि ये 11 कसौटियां थी, उनके कसौटियों पे देखते हुए, सर्वेक्षण करते हुए, उसके बाद में जिन समूहों को, जाति समूहों को या जिन समुदाय को आरक्षण देने की जरूरत पड़ेगी उनको दिया जाए, ऐसा बोला है। ऐसा कंडीशनल है, वो कोई डायरेक्ट आरक्षण नहीं है ओबीसी को। बाबा साहब ने प्रोविजन करके रखी थी। जैसे कि हमने एक मकान बनाते हैं 2000 स्क्वायर फुट के प्लॉट पे, तो 3 कमरे निकाल देते हैं और बाजू के 3 कमरे भी निकालने का और एक प्लान होगा, तो वहां पे जो सलाखें छोड़ देते हैं, चाल बोलते हैं, वो छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब बनाया नहीं है। मगर हम बार बार क्या बोलते हैं, बाबा साहब ने ओबीसी को दे। ये गलतफहमी मत करिए। बाबा साहब ने प्रोविजन करके रखा था, बाबा साहब को देना भी था, मगर बाकी समाज विरोध करता, इसीलिए बाबा साहब ने शायद उस समय ओबीसी को आगे नहीं बढ़ाया होगा, क्योंकि SC/ST का भी रह जाता था इस चक्कर में। तो ये बात है, उनका आदर है, उनका रिस्पेक्ट है, उनका क्रेडिट है, इसमें कोई शक नहीं। मगर हम जो ओबीसी को दिया था ये पहले नंबर पे लिखा। पहले नंबर पे लिखने का क्या मतलब है? पहले नंबर पे कलम डाल भी दिया, पत्रिका में सुनील शास्त्री को पहले देता हूँ या किसको देता हूँ, मगर खाने पे नहीं, चाय पे बुलाता हूँ और पीछे से पत्रिका भेजता हूँ और उनको खाने पे बुलाता हूँ। इसमें फर्क है ना भैया। पहले चाय पे बुलाया, ये कहाँ की बात है?
कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब किसका अनादर करने का, मराठा समाज का अनादर करने का, मुझे वो सवाल नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ कि सोशल मूवमेंट में जब भी हम बात करते हैं, सोशल आंदोलन के मामले में बात करते हैं, और बड़े पैमाने पे देश की सामाजिक एकता को, सामाजिक न्याय को, जनतंत्र को जिस बात की वजह, गलती की वजह से अगर भुगतना पड़े कोई कीमत, बड़ी कीमत, तो ऐसे इसमें हमने इमोशनल होकर नहीं बोलना चाहिए, हमने सच्चाई बतानी चाहिए। अगर यही ये कई हमारे मराठा समाज के लोग हमें बोलते हैं कि भाई वो हमारा समाज गरीब है, मराठा गरीब है। हर समाज में गरीब तो रहते हैं। अब जैन समाज, मारवाड़ी समाज होगा, उनमें नहीं होंगे, ये बात ठीक है, वो मांगते भी नहीं है आरक्षण। मगर कहने का मतलब ये बताइए मुझे कि गरीब तो ब्राह्मण समाज में भी है ना, ऐसा थोड़ी है। मगर गरीब है इसके आधार पे वो 10% दिया हुआ है, तो वो लोग, उसमें क्या प्रॉब्लम, उससे फायदा है। असल में ये सब मिसगाइड करने वाला फॉर्मूला है ये, क्योंकि ये इतने सारे लाखों अगर आपकी नोंद एक रात में मिल रही, 7 लाख मिल गई, 5 लाख मिल गई, 1 करोड़ के करीब चले गए, 1 करोड़ के पास इतने, फिर इतने दिन कैसे चुपचाप रहे? किसके हाथ में सत्ता थी? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र की सत्ता भाई साहब, महाराष्ट्र में आप आज तक 33 मुख्यमंत्री बने हैं। मतलब शपथ विधि जो हुआ है, जैसे कि पवार साहब 4 बार बने होंगे, तो एक व्यक्ति एक है मगर 4 बार मुख्यमंत्री बने। तो इस तरीके से 33 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली गई, 33। उसमें से मराठा मुख्यमंत्री कितने हैं मालूम है? मराठा मुख्यमंत्री है 21, 33 में 21। तब ये मराठा कहाँ गए थे? 21 बार आपको मुख्यमंत्री। अभी भी क्या है, एक उप मुख्यमंत्री है, दूसरा मुख्यमंत्री है अभी भी। ज्ञानेश जी थोड़ा समय कम है। मैडम जरा बोलने दीजिए, वो 1 मिनट, मैं ज्यादा ये नहीं करता, मगर जिस तरीके से गलत तरीके से ओबीसी के बारे में बोल दिया गया है ना, ओबीसी को ऐसा लगा कि भाई विरोध मत करो। क्यों विरोध मत करो? आपके घर में अगर कोई घुस जाए, कोई आपके घर में घुस जाए और उसका विरोध मत करो, ये कहाँ का न्याय है? जो मराठा समाज के लोग बोलते नहीं, इससे तनाव बढ़ जाएगा। काय का तनाव बढ़ाने का काम आप कर रहे हैं मेरे भाई साहब। मराठा समाज के नेता जो है ना, जो तनाव बढ़ाने का काम कर रहे हैं, पूरी सत्ता के सब, पूरे मराठा सत्ता में जो बैठे हुए मराठा समाज है ना, उनका सब इनको सपोर्ट है, उनका सपोर्ट है। और इसलिए ओबीसी का पूरा बंटाधार करने में लगे हुए। ओबीसी चुपचाप है, इसका मतलब ये नहीं है अब हमारी गलती है, समझ लीजिए। हम भी कोई ऐसे नहीं है कि भाई कोई भी बात करेंगे। और आज तक कभी मराठा समाज ने ओबीसी का आरक्षण बढ़ाव करके बोला है? नहीं बोला है। 7% है, 8% है, कहीं 19% है, कहीं 27% है ऑन पेपर। कभी नहीं बोला है कि 52% इनको देना चाहिए। मराठा समाज ने कभी नहीं बोला, विरोधी किया है। और आज ओबीसी में आना और हमको आने दो और झगड़ा मत करो। झगड़ा कौन कर रहा है? ओबीसी थोड़ी कर रहा है, भुजबल थोड़ी कर रहे हैं। आप अगर भुजबल को गाली देंगे, वो जवाब नहीं देंगे, ऐसा कैसा समझ लिया आप लोग? हम चुपचाप बैठेंगे क्या? आगे बढ़ाते हुए कहना चाहती हूँ, देखिए मैं कहना चाहती हूँ कि 27% का जो ओबीसी का मंडल कमीशन आवाज नहीं आ रही आपकी आवाज नहीं समझ रही, आपकी आवाज नहीं समझ रही बराबर। आकाश देख, मैं ये कह रही हूँ कि जो 27% दिया गया है वो मंडल कमीशन में दिया गया है। जो मंडल कमीशन में मंडल कमीशन ने, हाँ, मंडल कमीशन ने 27% दिया है। और अब मेरा कहना यह है कि 50% का कैप तो हट चुका है, तो अब इस ओबीसी को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। मेरा कहने का बराबर, बिल्कुल सही है। 52% हमको होना चाहिए। देखिए, जनगणना करिए, हम ये बोलते हैं कि जनगणना करिए, जातिगत और संख्या के अनुपात में दे दीजिए, संख्या के अनुपात में दे दीजिए। मराठा समाज को भी उनकी भी जनगणना हो जाएगी, उनको दे दीजिए। उनकी संख्या 70% है तो दे दो उनको। तो ये करो ना, ये नहीं जनगणना के लिए मराठा समाज के नेता कुछ नहीं बोल रहे। मराठा और 4 कोटि है, 5 कोटि है, कहा कुछ भी, कहाँ पे उठपटांग बातें करते हैं। 4 करोड़ है, 5 करोड़ है, कहाँ से आए मराठा? समय कम हो गया, हम इसी मुद्दे पे दोबारा चर्चा रखेंगे। डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी है, उनसे चलते चलते मैं टिप्पणी लेना चाहती हूँ। जी आनंद प्रकाश तिवारी जी, कहिए। डॉक्टर सुनीलम कुछ ये सुनील चिटनिस साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात कर लें। हाँ जी, सुनील चिटनिस जी आप बोलिए। सुनील चिटनिस जी, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हैं। आप म्यूट हैं चिटनिस जी। सुनील भाई अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट कीजिए। आप म्यूट हैं सुनील जी। मैं बोलना चाहती हूँ। चलिए आप ही बोलिएगा, आप ही बोलिएगा, पहले उनको सुन। अच्छा चलो आप ही बोलिए, उनका तो सुना ही नहीं दे रहा है। जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है। तो मैं ये मुद्दा जोड़ना चाहती हूँ कि ज्ञानेश्वर वाकुड़कर जी ने बराबर कहा है,
मैं पहले ही बोली कि ओबीसी और मराठा में झगड़ा लगाने का काम होना है, वो नहीं होना चाहिए। जो इंदिरा साहनी ने जो मर्यादा 51% की है, उसको क्रॉस करने का अधिकार संसद को है। संसद में अगर भाजपा की मेजोरिटी है तो भाजपा जो 16% आरक्षण मराठाओं को दिया था वो दे सकता है, ये हटाकर। जैसा आपको मालूम है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को 10% दिया, वैसा मराठाओं को दिया जा सकता है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि ब्राह्मण समाज ने पिछले 5000 सालों से 100% आरक्षण का उपभोग लिया है और इतने बड़े पढ़े लिखे बन गए हैं। जो समाज, मैं कहती हूँ सिर्फ मराठा समाज नहीं, जाट समाज चाहता है, पटेल समाज चाहता है, हमारे महाराष्ट्र में लिंगायत है, फिर बहुत सारे लोग हैं, धनगर है, सब आरक्षण मांग रहे हैं, तो इनको दे सकते हैं ना आप। तो ये मर्यादा हटाने का काम अगर भाजपा की सरकार में होता, लेकिन भाजपा आरक्षण के विरोध में है, इसीलिए नहीं कर रहे हैं। छत्रपति शाहू महाराज ने पहले आरक्षण लाकर पिछड़े तबके को, इस समाज को जोड़ने के लिए, शिक्षा का प्रसार करने के लिए ये किया था, और उसी की वजह से आज हमें पिछड़े समाज आगे आगे आते हुए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मराठा हो, चाहे लिंगायत हो, चाहे बहुत सारे समाज, धनगर हो, मुस्लिम समाज है, इसमें बहुत सारे लोग एकदम दारिद्र्य रेखा के नीचे है और बीपीएल के नीचे है, और उनको अगर ऊपर उठाना है तो आरक्षण की जरूरत है। तो मैं तो चाहती हूँ ये मर्यादा उठा के जो कोई देश में आरक्षण की मांग कर रहा है या न कर रहा है, सबको अगर समान संधि मिले तो ये आरक्षण की मर्यादा हटाने का काम भाजपा कर सकती है। लेकिन मोदी महाराष्ट्र में इतने बार आए, लेकिन मराठा आरक्षण के लिए उन्होंने एक शब्द कहा नहीं है। अगर कहेंगे तो संसद में ये मर्यादा उनको बढ़ा के मिल सकती है, लेकिन वो करना नहीं चाहते। जी विद्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, सच बात तो ये कि ये जितनी भी लड़ाइयां हैं, आरक्षण की लड़ाइयां, आरक्षण का मूल भावना क्या है कि समाज में जो विषमता है, चाहे वो आर्थिक विषमता हो, सामाजिक विषमता हो, राजनीतिक विषमता हो, जितनी भी विषमता है उस विषमता को दूर किया जाए। लेकिन ये आरक्षण की जो लालसा लगाई जाती है, ये एक तरीके से लालीपाप फेंका जाता है, ये तो जनता के बीच एक तरीके से विद्वेष पैदा करने की बात है। सच बात तो यह है कि समाज में अगर समतावादी समाज की स्थापना हम कर लें, अगर हम सबको समान रूप से विकास करने का मौका दें, तो फिर इस सब चीज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन ये आपस में हमको तमाम समुदायों को जातियों के नाम पे, वर्गों के नाम पे, धर्मों के नाम पे लड़ा करके, या तो केवल अपनी अपनी राजनीति सेकने का नाम होता है। अच्छा, कुछ साथियों ने कहा कि ये तो राजनीतिक आंदोलन नहीं है, सामाजिक आंदोलन है। सामाजिक, ठीक है, सामाजिक आंदोलन, लेकिन सामाजिक आंदोलन भी इस देश में, स्वाधीन भारत में जो सबसे निर्णयकारी आंदोलन हुआ वो अन्ना आंदोलन था। लेकिन अन्ना आंदोलन क्या था, अब आज की तारीख में उसकी पोल पट्टी खुल गई है। तो जो भी आंदोलन होता है, निश्चित रूप से उसके पीछे सत्ता की सहभागिता होती ही है। सच तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण के बिल्कुल या समतावादी समाज के वो प्रतिकार में खड़ी है। तो इसलिए भाई, आरक्षण आप कहाँ लोगे? आरक्षण आप सरकार से ही तो लोगे। हम सरकारी व्यवस्था ही खत्म कर देंगे, सारी संस्थाओं खत्म कर देंगे, सारी नौकरियों खत्म कर देंगे। जब आरक्षण से कोई फायदा ही नहीं रहा, खत्म ही कर दिया है। जब हम सब अपना निजीकरण कर देंगे तो आप कहां आरक्षण लेने जाएंगे? तो सच तो यह है कि सबसे पहले बात तो यह होना चाहिए कि देश में सही माने में जनतंत्र स्थापित होना चाहिए, लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित होना चाहिए और समता मूलक समाज की स्थापना होनी चाहिए। इसके लिए व्यापक आंदोलन करने की जरूरत है। उसमें ये फुटकर न जाकर के एक तरीके से समाजवादी समाज की और निजी समाजवादी व्यवस्था के लिए आंदोलन होना चाहिए। सबका समाधान केवल और केवल समाजवाद के पास है। और हम इसी बात पर अपने सारे साथियों का हम आभार व्यक्त करते हैं, ज्ञानेश बागपुरकर जी का, सुनील चिटनीस जी का, विद्या चौहान जी का, ये सलीम खान जी का, और वो आज उसके पूरे आंदोलन के वास्तुशिल्पी हमारे साथ जुड़े थे, वो आसिफ साहब, आपका भी, और रत्ना जी का। हम कल फिर एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत सबको मेरी तरफ से भी बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद।